इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। We don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. बंदूक की नोक पर भारत नहीं करेगा किसी के साथ डील, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले। डील के लिए डेडलाइन का दबाव नहीं, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत जारी। जीएसटी रेट कट की वजह से दिवाली पर एक दशक की सबसे ज्यादा बिक्री, लेकिन जीएसटी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, गलत किया तो खैर नहीं, सही किया तो कोई भय नहीं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दिखा दबाव, निफ्टी बैंक फार्मा इंडेक्स गिरकर बंद। मेटल शेयर्स में रही खरीदारी। 17वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले युवाओं के लिए बड़े रोजगार के मौके, जीएसटी बचत उत्सव से भी बड़ी नौकरियां। पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार, कहा फिर से बनेगी एनडीए सरकार। महागठबंधन को गठबंधन बताकर साधा निशाना, जमानत पर चलने वाले नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने में जुटे, ये भी कहा। अरे बिहार का बिहार ही चलाएगा कि बाहर ही चलाएगा? महागठबंधन का सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी यादव का बीजेपी पर वार, सहरसा की रैली में बोले बिहार को बिहार ही चलाएगा, बाहरी नहीं। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा खराब, कई इलाकों में AQI 300 के पार। दिल्ली सरकार कर रही है आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी, क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल सफल। नहीं रहे भारत के दिग्गज ऐड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे, 70 साल की उम्र में मुंबई में ली आखिरी सांस। हमारा बाजार, मिले सुर मेरा तुम्हारा से लेकर अब की बार मोदी सरकार जैसे स्लोगन के लिए रहे चर्चित। प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई जानी मानी हस्तियों ने जताया दुख। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बंदूक की नोक पर किसी से डील नहीं करेगा। बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेड डील पर बातचीत जारी है और सरकार डील को जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। भारत किसी डेडलाइन के दबाव में डील नहीं करेगा। इसके अलावा रूसी तेल खरीद पर पाबंदी को लेकर भी गोयल ने बड़ी बात कही है। गोयल ने कहा कि जर्मनी और दूसरे देशों की तरह भारत भी पाबंदियों से छूट के लिए बात करेगा। We are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. So I was reading in today's paper, Germany is asking for exemption from US sanctions on oil. Now these are UK already has sorted and probably got an exemption for procuring oil No. from the US. This is about the Rosneft deal, sanctions, I think, and we've sorted out the issues with Germany. We managed to do that very quickly, and I think the Americans will do something very similar. So then why single out India? Well, it's a specific subsidiary in relation to Rosneft. We also have a subsidiary in India of the Rosneft. Well, come and talk to us. ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील पर पॉजिटिव संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से फोन कॉल पर बातचीत भी की है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी बड़ी खास चर्चा करेंगे। डील अब दूर नहीं, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सीजीएसटी भवन गाजियाबाद के उद्घाटन के मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार दिवाली पर एक दशक की सबसे ज्यादा बिक्री देखने को मिली है, लेकिन सीबीआईसी के अधिकारियों को लगातार निगरानी भी रखनी होगी ताकि जीएसटी कटौती का फायदा लोगों को मिलता रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि नवंबर में जीएसटी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी
कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि गलत किया तो खैर नहीं, सही किया तो कोई भय नहीं। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ गलत लोगों की वजह से पूरे संस्थान की छवि पर धब्बा लग रहा है। It sends a clear message that misconduct, dereliction of duty or unethical behavior will not be tolerated. I think it's very important and we can't afford on this to be laid back. Prolonged proceedings, which I find very frequently to my irritation, particularly if they are innocent. For those wrongfully accused, early closure brings relief and restoration of dignity. The motto for disciplinary matters therefore should be गलत किया है तो खैर नहीं, सही किया तो कोई भय नहीं। चलिए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में बीजेपी ने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से चुनाव प्रचार का आगाज किया। पीएम मोदी ने रैली करने से पहले समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम का दौरा किया और साथ ही जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से मुलाकात की। अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी महागठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता जमानत पर बाहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में आएगी। जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। अब बिहार रुकेगा नहीं। लठ बंधने वाले एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं। वहीं एनडीए के हर कार्यकर्ता को बूथ बूथ पर एकजुट प्रयास करना है। साथ ही आपको बता दें, समस्तीपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय में भी रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन खुद चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। एनडीए के लिए आपका यही प्यार, आपका अटल विश्वास अब विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का चेहरा घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव भी फुल एक्शन में है। सहरसा में रैली के दौरान तेजस्वी ने बिहार में बाहरी बनाम बिहारी का सवाल उठा दिया। अपनी रैली में उन्होंने कहा कि बिहार को दो बाहरी आज चला रहे हैं, लेकिन बिहार को बिहारी ही चलाएगा और इस बार चुनाव में बदलाव होगा। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी के लिए क्यों डरा जाएगा? बताइए, दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? चलिए अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां दिवाली के बाद हवा इतनी जहरीली हो गई है कि अब सरकार बेमौसम बरसात कराने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग का पहला सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति क्या है और दिल्ली सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? जी, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि
प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट भारत के अंदर किया जाएगा। इससे पहले चाइना में इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं, यूएई में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन भारत में ये पहली बार होने जा रहा है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि दिवाली के बाद से लगातार जो एयर पॉल्यूशन की स्थिति है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। अभी जो हुआ है, दिल्ली सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है कि एक ट्रायल एक्सपेरिमेंट पूरा किया गया है बुरारी के पास, खेखड़ा एरिया के पास जो है हवा में सिल्वर आयोडाइड के जो केमिकल होता है उसके फ्लेयर छोड़े गए हैं। और ये केमिकल करता क्या है कि जो ऑलरेडी पहले से जो मॉइस्चर मौजूद होता है उसे डेंस बना देता है और ये ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेते हैं, जिससे बारिश होती है और साथ में जो प्रदूषण के कण हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। तो फिलहाल ये जो ट्रायल है ये पूरा कर लिया गया है। IIT कानपुर इसमें दिल्ली सरकार की मदद कर रही है और अभी जो है पिछले काफ़ी समय से तैयारी की जा रही थी, लेकिन जो हवा में मॉइस्चर है वो पर्याप्त नहीं था। लेकिन जो अब मौसम विभाग कह रहा है कि 28, 29, 30 इन 3 दिनों मॉइस्चर काफ़ी बने रहने की संभावना है और अगर मौसम ने साथ दिया तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर प्रदूषण की बात करें, दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में 300 के पार आपको इस वक्त AQI देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ख़राब की श्रेणी में आता है। हालांकि 1-2 इलाके ऐसे भी हैं, खासतौर पे अगर आज़ादपुर की बात करें या फिर अक्षरधाम की बात करें, जहां 400 को भी क्रॉस किया, यानी कि गंभीर की श्रेणी में पहुंच चुका है। तो इस बात की संभावना है कि ये जो मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ये स्थिति बने रखने की जरूरत है, तो अगर क्लाउड सीडिंग की जाती है तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी, इसकी ज़रूर संभावना है। जी रोहन, आप बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, आने वाले दिनों में फ्लाइट में पावर बैंक ले जाना मुश्किल हो सकता है। दरअसल हाल ही में इंडिगो की दिल्ली दीमापुर फ्लाइट में उड़ान के दौरान पावर बैंक में आग लगने की घटना को सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने गंभीरता से लिया है और नई सुरक्षा गाइडलाइंस पर काम भी शुरू कर दिया है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तैयारी DGCA की तरफ से की गई है, क्या आने वाले दिनों में हम पावर बैंक फ्लाइट्स में नहीं ले जा पाएंगे? जी, अभी जो मौजूदा नियम कहते हैं आप इसे हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं, लेकिन हाल में ही दिल्ली दीमापुर की फ़्लाइट में एक घटना हुई जहां जो हैंड बैगेज में एक पावर बैंक होने की वजह से उसमें आग लगी। हालांकि क्रू ने उसमें जो है समझदारी दिखाते हुए उस पर काबू पा लिया था, लेकिन इसके बाद DGCA ने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और उस पूरे रेगुलेशन को रिव्यू कर रही है। 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि या तो जो पावर बैंक है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, आप ना तो हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं, ना ही जो है अपने लगेज में ले जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो कम पावर वाले या जो छोटे साइज़ के पावर बैंक हैं उन्हें अलाउ किया जाए, क्योंकि कई सारे जो एयरलाइंस हैं वो इस तरह का कदम उठाते हैं। 100 वॉट आवर से कम के जो पावर बैंक हैं उन्हें अलाउ किया जाए, इस प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। एक तीसरा ऑप्शन भी है, उसमें यह है कि आप ना तो आप जो ऊपर ओवरहेड केबिन है वहाँ आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप सामने अपने जो रख सकते हैं उसको भी अलाउ किया जा सकता है। तो ये 2-3 जो विकल्प है उन पर विचार किया जा रहा है, लेकिन कई सारे हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे एयरलाइंस हैं, कतर एयरवेज है, कैथे पैसिफिक है, इसके अलावा एमिरेट्स है, इसके अलावा सिंगापुर एयरलाइंस है, इन सब ने कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है और अब DGCA इन सबको रिव्यू कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में एक नया गाइडलाइन ला सकती है और मोस्ट लाइकली ऐसा इस बात की संभावना है कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो पावर बैंक के ऊपर बढ़ने जा रहा है। जी शुक्रिया रोहन इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए अब आपको गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 345 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 96 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी प्रेशर देखने को मिला। बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन लगातार हम पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे थे, बाजार में एक हमें बढ़त के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज वो जो स्ट्रीक है 6 दिन की वो टूटती हुई नजर आई है और बाजार आज बेयर्स की जो ग्रिप है वहां पे आता हुआ नजर आया। निफ्टी में देखिए 0.5% की कमजोरी आपको दिखेगी। भाई बैंक निफ्टी कमजोरी में भी फ्रंट फुट पे ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। करीब 1% की गिरावट यहां पे भी देखने को मिली है और साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो गिरावट है वो गहराती हुई नजर आई है। अगर यहां पे सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो मेटल शेयर्स में अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में हमें देखने को मिला है, लेकिन FMCG पैक में आज जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर। अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस शेयर्स में अच्छी खासी तेजी है और जो ऑयल एंड गैस है वो भी हल्की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ नजर आया है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स में हिंडाल्को मेटल सेक्टर के चलते हुए यहां पे दमखम दिखाया है। भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक और ONGC बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की यहां पे बात कर ली जाए तो सिप्ला खबर अच्छी थी, लेकिन मार्केट ने एंटिसिपेट से काफी पहले ही कर लिया था, जिसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैक्स हेल्थ केयर और अल्ट्राटेक सीमेंट में कमजोरी का सत्र रहा है। अब बात करते हैं मिड कैप की। बढ़ने वाले शेयर्स में कमिंस इंडिया
टाटा कम्युनिकेशन, भारत डायनामिक्स और साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड जो 79,000 करोड़ का प्रपोजल है इक्विपमेंट्स को लेके, उसके बाद डिफेंस शेयर्स में ये बढ़त का रुझान देखने को मिला है। लूजिंग साइड में सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, मैक्स हेल्थ केयर और पतंजलि फूड्स में एक गिरावट का सत्र आज देखने को मिला। लेकिन ऑल इन ऑल बात करें तो बाजार में डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर पड़ रही है। भारतीय बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में लगातार विदेशी निवेश आ रहा है। येस बैंक और आरबीएल बैंक के बाद फेडरल बैंक में विदेशी निवेशक ब्लैकस्टोन की एंट्री हो गई है। बैंकिंग फाइनेंस में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी क्यों बढ़ी है और वो कहां-कहां निवेश कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स बता रहे हैं यतिन मोहता। जो निफ्टी बैंक है, यहाँ एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। बीएफएसआई स्पेस जो मिड टियर चंक है ना इंडिया का, बड़ी बैंक्स की बात नहीं करते, जो मिड टियर बैंक्स हैं, मिड टियर एनबीएफसीज है, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो मिड टियर बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, इन्होंने कुल मिला के $7.5 बिलियन यानी 66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेस कर लिए। प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। येस बैंक के केस में सेकेंडरी था क्योंकि एसबीआई ने अपना हिस्सा बेचा। लेकिन शुरू करेंगे, सबसे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो आज अनाउंस हुआ वो था फेडरल बैंक का। ये अपना 10% हिस्सा बेच रहे हैं 6,200 करोड़ रुपए में, 227 रुपए पर शेयर में। ब्लैकस्टोन की इकाई खरीदारी करने वाली है, तो ये सबसे पहला काउंटर जहां आपने निवेश होता हुआ देखा। स्टॉक ऑलरेडी रनअप हो चुका था, आज थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। इसके अलावा लास्ट वीक आरबीएल बैंक की अनाउंसमेंट आई, जहां रिकॉर्ड 26,000 करोड़ से ज्यादा का सिंगल एफडीआई, सिंगल चेक एमिरेट्स एनबीडी देगा। ओपन ऑफर के साथ ही अमाउंट है और 18 अक्टूबर को ये डील अनाउंस हुई, जहां लगभग आपको 280 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ा। आरबीआई अप्रूवल के अधीन है ये ट्रांजैक्शन, लेकिन हाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ। शेयर में भी अच्छा खासा रनअप इस अनाउंसमेंट के बाद। सम्मान कैपिटल आज 52 वीक हाई पे है काउंटर। यहाँ देखेंगे तो अबू धाबी के आईएचसी ने 41.2% हिस्सेदारी खरीदने का अनाउंसमेंट किया। 8,850 करोड़ रुपए में ये डील होगी। और 2 अक्टूबर को, अक्टूबर महीने में आपने ट्रैक्शन ज़्यादा देखा, लेकिन हाँ सम्मान कैपिटल में भी आपने काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखा। डील के बाद स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग आई, बहुत सारे कंसर्न्स थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके फिर से एक बार स्टॉक ट्रैक्शन में, खास करके आज एफएनओ के बाहर है, बैंड के बाहर है, तो स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन। येस बैंक जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, लगभग 25% हिस्सेदारी सुमितोमो मित्सुई बैंक खरीदेगी। जापानीज बैंक है, सेकेंडरी सेल एसबीआई, कोटक, आईडीएफसी, फेडरल, ये सब बैंक जिन्होंने वो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम यहाँ सब्सक्रिप्शन किया था, वो सारी बैंक्स ने हिस्सा बेचा, तो सेकेंडरी इशू। और यहाँ भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा ट्रैक्शन डील के अनाउंसमेंट के बाद। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे पहला इसका खाता खुला, 10% वाउबक पिंकर्स और 5% आरडीआई को इन्होंने स्टेक सेल किया। यहाँ भी कुल मिला के 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की डील थी और क्लियरली लास्ट 6 महीने का परफॉर्मेंस प्लेट लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। आरबीएल बैंक 60% ऊपर, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुरू किया था खरीदारी करने का, तो यहाँ 6 महीने का रिटर्न 9.99 नहीं है, ये 60% है। और अगर हम बात करें येस बैंक की 23%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सम्मान, फेडरल, इन सभी में बेहतरीन रिटर्न्स आपको 6 महीने के कार्यकाल में मिले। जब बाजार का रिटर्न बहुत कम है, इन सभी मिड टियर बैंक्स ने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ कामकाज किया है और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स निवेशकों को मिले। दिग्गज एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे नहीं रहे। कल 70 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शरीर में इन्फेक्शन से पीड़ित थे। पीयूष पांडे ने भारत के आइकॉनिक एड्स और गाने लिखे। उन्होंने मिले सुर मेरा तुम्हारा से लेकर फेविकॉल, एशियन पेंट्स, कैडबरी के लिए मशहूर एड्स लिखे। इसके अलावा पोलियो कैंपेन के लिए 2 बूंद जिंदगी भी उन्होंने ही लिखी थी। 2014 में बीजेपी के लिए अब की बार मोदी सरकार कैंपेन भी पीयूष पांडे ने तैयार किया था। पीयूष पांडे ने 1982 में एड कंपनी ओगिलवी को ज्वाइन किया था। 1994 में उन्हें ओगिलवी के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया था। पीयूष पांडे को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा 2024 में उन्हें LIA लेजेंड अवार्ड भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत कई दिग्गजों ने पीयूष पांडे के निधन पर शोक व्यक्त किया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।